हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है एप्लीकेशंस, उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूनिट नंबर 5 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसका नाम है एप्लीकेशंस। और इसके अंदर ना जो भी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस हैं उन्हें देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करी जा भी रही है। ठीक है, कंटेंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ एआई बताई गई है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के ऊपर एक टॉपिक है। फिर है एनएलपी होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। फिर है इमेज ट्रांसलेशन, मशीन ट्रांसलेशन। फिर है आपका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद है रोबोट्स या फिर रोबोटिक्स, इसके अंदर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो जैसे कि हमें पता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो गेमिंग के अंदर यूज़ की जाती है, साथ ही साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज़ की जाती है, एनएलपी के अंदर। जिससे जो लोग होते हैं, जैसे कि हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया या फिर सीरी हो गया, वो हमारी लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, समझते हैं और फिर उसी लैंग्वेज में हमें रिवर्ट बैक करते हैं, रिप्लाई करते हैं। तो उसके अंदर एनएलपी का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम्स जो होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। विजन सिस्टम्स, जो कंप्यूटर विजन होता है, जैसे गूगल लेंस हो गया, एक तरीके से एग्जांपल की तरीके से आप ले सकते हैं। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन और उसके बाद इंटेलिजेंट रोबोट्स जो होते हैं, ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं तो आगे आता है हमारा इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। अब इंफॉर्मेशन रिट्राइवल क्या होता है? It is the process of sending document, text, data in which the user is interested. Example Google, Yahoo, Bing, etc. अब क्या होता है कि एक ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सेंड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट को, डेटा को, जिसमें यूज़र जो होता है वो इंटरेस्टेड होता है। जैसे हम गूगल के ऊपर जाते हैं, जैसे हमारे जो सर्च इंजन्स होते हैं वो भी तो हमें इंफॉर्मेशन कहीं से निकाल करके देते हैं ना, है ना। तो या फिर आप ये कह सकते हो कि डिलीटेड इन्फॉर्मेशन को निकालना, वो तो रिट्राइवल अलग हो गया, वो डेटा रिकवरी हो गया, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अब जैसे कि क्लस्टर बन गया एक इन्फॉर्मेशन का, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही सर्च इंजन के ऊपर पड़ी है, इकट्ठा हुई पड़ी है। तो अब क्या करेंगे कि गूगल हो गया या फिर जो हमारे सर्च इंजन होते हैं, जो हमने इन्फॉर्मेशन मांगी है उस इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस के अंदर सर्च करके रिट्राइव करके हमें देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हो गया आपका गूगल, याहू एंड बिंज। फिर उसके बाद आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहला ह्यूज डेटा और डॉक्यूमेंट कलेक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लस्टर होता है डेटा का, तो ह्यूज कलेक्शन होगा, ठीक है, बहुत बड़ा कलेक्शन होगा, तभी तो आपको बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन मेजरली जो हमारे सर्च इंजन होते हैं उनके पास ह्यूज डेटा होता है कलेक्शन का, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आ फॉर्मेट ऑफ क्वेरी विच स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक फॉर्मेट होता है क्वेरी का, ठीक है, जो इसके अंदर क्वेरीज यूज़ की जाती है, जो इसके अंदर प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है, डेटाबेस के अंदर जो क्वेरीज यूज़ की जाती है, तो वो एक स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। द जनरेटेड रिजल्ट मॉडल, इसके अंदर एक जनरेटेड रिजल्ट मॉडल होता है कि रिजल्ट जो आया है उसको किस तरीके से जनरेट किया जाना चाहिए, उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये वाली चीज़ें। डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स मॉडल, और डिस्प्ले करना कि जो आपका रिजल्ट मॉडल है उसको किस तरीके से डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा एनएलपी। एनएलपी क्या होती है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है ये, प्रोसेसिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज एंड टू मेक पीसी अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होता है? ये प्रोसेस करती है और मैनिपुलेट करती है नेचुरल लैंग्वेज को, और उस लैंग्वेज को ये ऐसा बनाती है कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारे पीसी है, जो हमारी मशीन है, वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकती है, ठीक है। जैसे हमारे पीसीज के अंदर कॉर्टेना होता है, वैसे हमारे जो फ़ोन्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर गूगल असिस्टेंट होता है, सीरी होता है, अब तो एलेक्सा डिवाइसेस भी आने लगे हैं। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं इनके अंदर एनएलपी होता है, जिससे ये जो है ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है ह्यूमन लैंग्वेज की इसके अंदर, और ये कम्युनिकेशन होता है ह्यूमन और मशीन के बीच में, पीसी के और ह्यूमन के बीच में जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है ये टू वे होता है, ठीक है। अगर आप अपने गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछेंगे तो उधर से भी आपको रिवर्ट बैक मिलेगा, अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन वगैरह सब काम कर रहा है तो, ठीक है।
ब्रिज द गैप बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन, ये ब्रिज करता है जो एक गैप था ना ह्यूमन और मशीन्स के बीच में कि हम सिर्फ और सिर्फ उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं मशीन्स के साथ, तो उस गैप को जो है इसने फिलअप किया एनएलपी ने, और वो जो कम्युनिकेशन था वो भी हम अब मशीन्स के अंदर कर सकते हैं। सब फील्ड्स ऑफ इसकी ये जो सब फील्ड्स होती है एनएलयू और एनएलजी की जो होती है ये एक सब फील्ड होती है। अब जो हमारी एनएलयू होती है उसकी फुल फॉर्म होती है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्रोसेसिंग था नेचुरल लैंग्वेज सब के अंदर सेम रहेगा, और जो आपकी पी है प्रोसेसिंग की जगह यहाँ पे आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जनरेशन, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। ये इसके दो सब फील्ड्स होते हैं। एक तो अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है, जब तक मशीन अंडरस्टैंड ही नहीं करेगी तो आपकी उन चीज़ों को प्रोसेस कैसे करेगी, राइट। और दूसरा है जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या है कि जो आउटपुट आया है उसे जनरेट करना। अब जो एनएलजी है उसके भी 3 एरियाज हैं। सबसे पहले डिटरमाइन करना कंटेंट को कि कंटेंट क्या है, फॉर्मुलेट करना अ टेक्स्ट अटरेंस प्लान, अटरेंस मतलब कि किस तरीके से दिखाना चाहिए, अचीव रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्ड अटरेंस, जो हमारी डिजायर्ड रिप्रेजेंटेशन मेथड है उसके अंदर दिखा देना, ठीक है। एनएलयू का मतलब क्या होता है, एनएलयू के अंदर भी कुछ फेजेस होते हैं, एरियाज होते हैं हम कह सकते हैं। तो 4 एरियाज होते हैं। सबसे पहला होता है पैराफेज एंड इनपुट टेक्स्ट, मतलब कि एक इनपुट टेक्स्ट है उसको आपने पैराफेज किया, मतलब कि आपने बोल दिया। उसके बाद ट्रांसलेट इट इन अदर लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज में किसी और लैंग्वेज में जो हमारी मशीन है उसको कन्वर्ट करेगी, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल से हाई लेवल करेगी। फिर उसके बाद क्या है, आंसर द कंटेंट्स, जो भी कंटेंट्स हैं उनको अपनी ही भाषा में जो है वो आंसर करेगी, और उसके बाद उसको टेक्स्ट में वापस से टेक्स्ट में कर दे, आपको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की हेल्प से दे दे, जैसे भी है एक तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो 5 एप्लीकेशंस है इसके। सबसे पहले मशीन ट्रांसलेशन के अंदर काम आता है, दूसरा है ऑटोमेटिक समराइजेशन के अंदर काम आता है, सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस क्योंकि आपको पता होगा कि अगर बाई चांस आपकी किसी से कोई लड़ाई हो रही है, ठीक है, एंड वो वर्चुअल लड़ाई है, आप आमने सामने नहीं हो, तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के या फिर बातचीत करने के उस लड़ाई के ऊपर। सबसे पहला है कि आप टेक्स्ट मैसेजेस करेंगे, दूसरा है आप वॉइस नोट्स भेजेंगे, और तीसरा है आप वीडियो कॉल वगैरह करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आप टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं तो सामने वाले इंसान को ये पता नहीं चलेगा कि आपकी टोन क्या है, और टोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके सेंटिमेंट्स को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बेसिक सा मतलब ये है कि आप वॉइस नोट्स और कॉल पे अगर ये वाली चीज़ें करेंगे तो सामने वाले को आपकी टोन का पता चलेगा कि आप सच में लड़ाई कर रहे हो या फिर आप नॉर्मली बोल रहे थे, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स का पता टोन से चलता है। तो ये जो एनएलपी होती है ये टोन को भी वेरीफाई करती है कि आपकी टोन कैसी है कैसी नहीं है, एंड उसके हिसाब से आपके सेंटिमेंट्स बताती है, ठीक है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट को जैसे हमने अभी देखा ट्रांसलेट करना, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन एंड आंसरिंग, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको ये आंसर करता है क्योंकि इसके अंदर ट्रांसलेशन भी होता है, एनएलजी एनएलयू की हेल्प से ये आंसरिंग एंड क्वेश्चन एंड आंसरिंग कर सकता है। स्टेप्स कौन कौन से होते हैं एनएलपी के अंदर? सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस होता है, द वे सेंटेंस बिल्डअप, मतलब किस तरीके से सेंटेंस बनाया गया है। ग्रामर के अंदर हमने मोटोफॉर्स पढ़े हैं ना, मोटोफॉर्स, तो वही यहाँ पे मॉर्फोलॉजिक एनालिसिस जो है यहाँ पे आया है, द वे सेंटेंस बिल्डअप किया, कैसे कैसे जो सेंटेंस है वो बना है। फिर आता है सिंटैक्टिक एनालिसिस। सिंटैक्टिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है, सेंटेंस करेक्टनेस, कि सेंटेंस कितना करेक्ट है। जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर हम जोड़ दें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो सिंटैक्स होता है वो हमें ये बताता है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सही है या नहीं है। वैसे ही यहाँ पे सेंटेंस करेक्टनेस की बात आती है कि जो आपने सेंटेंस बोला है वो सही है या फिर नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जब हमारे पुरानी जो मशीनरी है उसके अंदर जो सेंटेंस है वो अगर आपने सही नहीं बोला तो वो आपकी बात को नहीं समझेगा। लेकिन आज के टाइम में अब हमारी जो मशीन्स है वो इतनी ज़्यादा ट्रेंड हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुकी हैं कि अगर कोई गलत भी बोल रहा है तो वो समझ जाता है कि हाँ मुझे ये क्या रिजल्ट शो करने हैं, या फिर समझ जाता है कि हाँ मुझसे क्या पूछ रहा है यूज़र, ठीक है। फिर आता है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है, कंसर्न विद मीनिंग, ये मीनिंग से कंसर्न्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर मीनिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं चीज़ें। फिर आता है प्रैग्मेटिक एनालिसिस। प्रैग्मेटिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है, यूज़ करता है सेंटेंस इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट सेंटेंसेस को ये यूज़ करता है। डिस्कोर्स इंटीग्रेशन,
डिस्कोर्स इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, ये प्रीसीडिंग टेक्स्ट सेंटेंस, मतलब कि जो आने वाला सेंटेंस है या फिर जो सेंटेंस बना हुआ है उनको एक तरीके से मर्ज करना है। जैसे इंटीग्रेशन का हमें पता है कि अगर बाई चांस हमने एक लड्डू है और 10 लोगों में डिवाइड कर दिया तो ये डिफरेंशिएशन, और 10 लोगों से हमने उनका पार्ट लेकर के एक लड्डू बना दिया तो हो गया इंटीग्रेशन। तो वैसे ही यहाँ पे है जो इंटीग्रेशन है, वो जो अलग अलग सिस्टम्स ने काम किया है उन सबके काम को एक साथ ज्वाइन करके आउटपुट देना भी इसी का काम होता है। फेजेस की बात करें तो 5 फेजेस होते हैं, वही होते हैं सिंपल से लेक्सिकल। हमने ये कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर भी पढ़ा था पिछले साल। तो इसके अंदर क्या है, लेक्सिकल एनालिसिस होता है, सिंटैक्टिक एनालिसिस होता है, फिर सिमेंटिक होता है, फिर उसके बाद डिस्क्लोजर एनालिसिस होता है, और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा प्रैग्मेटिक एनालिसिस। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा मशीन ट्रांसलेशन। तो अब मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है, कन्वर्ट करता है सोर्स टेक्स्ट इन वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। मतलब कि एक कन्वर्ट करता है सोर्स टेक्स्ट को, जो भी सोर्स टेक्स्ट है उसको एक लैंग्वेज से, जैसे कि आपने गूगल ट्रांसलेट तो ज़रूर देखा होगा और कभी ना कभी यूज़ भी ज़रूर किया होगा। तो आपने गूगल ट्रांसलेशन पे जा करके कभी हिंदी में लिख करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया होगा, कभी इंग्लिश में लिख के हिंदी में ट्रांसलेट किया होगा। तो एक सोर्स टेक्स्ट को इसने अनदर लैंग्वेज में चेंज कर दिया। आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मशीन ट्रांसलेशन का आजकल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे उसी का एप्लीकेशन एक बताया गया है कि एक नेचुरल लैंग्वेज ही तो है, लैंग्वेज की प्रोसेसिंग ही हुई है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं तो 2 टाइप्स होते हैं मेनली। बाइलिंगुअल मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम, इसके अंदर क्या है, 2 ही पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के बीच में ट्रांसलेशन होता है। मल्टीलिंगुअल जो हमारी मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम होता है, इसके अंदर कई सारे पेयर होते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस के कई सारे पेयर होते हैं, ये यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बाई चांस आपने गूगल पे स्पेशली वो लिखा है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, और आपके पास एक ट्रांसलेटर खुला है जो खाली हिंदी टू इंग्लिश ही करता है या फिर खाली इंग्लिश टू हिंदी ही करता है, तो वो हो गया बाइलिंगुअल। अगर बाई चांस आपने गूगल ट्रांसलेट को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, वो मल्टीलिंगुअल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट है एंड वहाँ पे ना वो बाई डायरेक्शनल भी है। नीचे आप देखोगे एक छोटा सा एरो बना होता है, तो अगर आप उस पर क्लिक कर देंगे या फिर ऊपर बना होता है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो लैंग्वेजेस स्विच भी हो जाती हैं। ठीक है, तो एक ही सेंटेंस यूनी डायरेक्शनल भी हो गया और बाई डायरेक्शनल भी ये होता है जो हमारा गूगल ट्रांसलेशन है। ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, इनेबल करता है रिकॉग्नाइज करने के और रिस्पॉन्ड करने के स्पोकन वर्ड्स को। जो भी हमारे स्पोकन वर्ड्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए ये हमें हेल्प आउट करता है। कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ डेटा को अनदर फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब कि अभी जो हमारी NLP थी वो तो एक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज को दूसरी फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में चेंज कर रही थी, मतलब लैंग्वेज चेंज हो रहा था उसमें। लेकिन स्पीच रिकॉग्निशन में क्या होता है, डेटा की ही फॉर्म चेंज हो जाती है। मतलब कि जैसे हमने वॉइस बोली है तो ज़रूर MP3 में गई होगी या ठीक है, तो MP3 क्या होगा, फिर उसके बाद टेक्स्ट में चेंज होगा, टेक्स्ट में मशीन उसको समझेगी और फिर उसके बाद वापस से उस ट्रांसलेशन मशीन में डलेगा एंड फिर हमें स्पीच मिलेगी। तो इस तरीके से जो है ये प्रोसेस चलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे डिजिटल असिस्टेंट्स हो गए या स्मार्ट स्पीकर्स हो गए एक्सेट्रा। स्मार्ट स्पीकर्स हमें पता है एलेक्सा की बात हो रही है यहाँ पे, एंड डिजिटल असिस्टेंट्स जैसे कि सीरी और गूगल असिस्टेंट। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें अब तो आ गई हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा कॉमन एल्गोरिदम्स यूज्ड। जो कॉमन एल्गोरिदम्स यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला है NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दूसरा है हिडन मार्कov मॉडल HMM, और फिर तीसरा है हमारा न्यूरल नेटवर्क्स। इसको हम डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की एप्लीकेशंस कौन कौन सी है, तो 5 एप्लीकेशंस हैं। ऑटोमोटिव मतलब कि जो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं उनके अंदर भी हमें कहीं ना कहीं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अब हम ब्लूटूथ स्पीकर्स को ऑन करते हैं तो वहाँ पे बोलता है स्पीकर ऑन। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑटोमेटिव हो गया, एक तरीके से स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि जो आपकी मशीन है वो आपको स्पीच में एक तरीके से आउटपुट दे रही है। टेक्नोलॉजी में तो मेजर है वो है ही रोल इसका। फिर उसके बाद हेल्थ केयर के अंदर भी रोल है, सेल्स के अंदर भी रोल है और सिक्योरिटी के अंदर भी रोल है।
टेक्निक्स की बात करते हैं तो इसके 3 टेक्निक्स हैं। सबसे पहला है स्पीच एनालिसिस टेक्निक, दूसरा है फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक और दूसरा है फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक और तीसरा है मॉडलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा रोबोट्स। अब रोबोट्स जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, और आपको समझ में भी आ गया होगा यूनिट नंबर 5 जो है बहुत ईजी यूनिट है। तो दोस्तों इसीलिए आप हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन को भी दबा देना। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा रोबोट्स। रोबोट्स जो होते हैं वो हमें पता होता है कि मशीन्स होती हैं, ठीक है, जो चलती हैं, इंसानों की तरह रिएक्ट कर सकती हैं, बातें कर सकती हैं, इंसानों की तरह हरकतें कर सकती हैं, ठीक है, तो वो होते हैं रोबोट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन रियल वर्ल्ड। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की एक एप्लीकेशन देखें रियल वर्ल्ड के अंदर तो वो रोबोट्स ही हैं, ठीक है। मेन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो बनाया गया है, जो मेन आइडियोलॉजी है रियल वर्ल्ड के अंदर, वो हम रोबोट्स ही कह सकते हैं। वो तो ये है कि छोटे छोटे एप्लीकेशंस जो हमारे हैं वो हमने बना दिए, जैसे कि हमारे गूगल असिस्टेंट हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये तो हमारी छोटी छोटी हो गई। लेकिन जो मेन है हमारा, मेन जो है वो है रोबोटिक्स ही है हमारा एम। Aimed at manipulating objects by perceiving, picking, moving, modifying, destroying, etc. अब जो रोबोट्स बनाए जाते हैं वो हमें पता है कई सारे ऑब्जेक्ट्स को परसीव करने के लिए, परसीव मतलब कि कंप्यूटर विजन की हेल्प से पता लगाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए काम में लिए जाते हैं, पिकिंग के लिए, उठाने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे कि अब तो गार्बेज कलेक्टर्स जो होते हैं वो भी अब रोबोट्स ही बनने लग गए हैं, ठीक है। ड्रोन्स होते हैं, कई सारे ड्रोन्स जो होते हैं वो सामान को उठाने के लिए। अब आपने सुना होगा, न्यूज़ में ज़रूर आया था कि जोमैटो ने या फिर कोई एक कंपनी थी, उसने दुबई के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है सामान को डिलीवर करने के लिए, फूड को डिलीवर करने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है कि वो सामान को उठा करके किसी को भी डिलीवर कर रहा है, ठीक है। पिकिंग जो है इसके अंदर एक वो है, एक मैं कह सकता हूँ एक एप्लीकेशन ही है ये कि जो ड्रोन है वो सामान को उठा रहा है, ठीक है। पिकिंग का मतलब उठाना, राइट, तो उठा करके वो ले गया। अब यहाँ पे मूविंग भी आ जाता है। जो हमारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो ड्रोन्स हैं या फिर जहाँ पे भी AI यूज़ हो रहा है, जहाँ पे भी रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे वो सामान उठा करके कहीं पे रख दिया, ठीक है। मॉडिफाइंग, सामान को अपने हिसाब से बदलना, चीज़ों को अपने हिसाब से बदलना। रोबोट्स जो हैं, आपने किस तरीके का रोबोट बनाया है तो उस हिसाब से काम करना। अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो उसके अंदर ज़रूर आपने देखे होंगे कि रोबोट्स का कितना बड़ा रोल था। कुछ रोबोट्स जिनका काम था बस एक सामान को उठा करके दूसरी जगह पे रखना, कुछ का वो काम था कि सामान को साफ करना, ठीक है, कुछ का काम था कि सूट पहनाना, ठीक है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। फिर उसके बाद डिस्ट्रॉइंग करना कैसे कि अब तो हमारे जो ड्रोन्स हैं वो भी आपने सुना होगा स्पेस वॉर, ठीक है, स्पेस वॉर सुनी होगी कि स्पेस के अंदर चाइना जो है वो अपने कुछ भेज रहा है स्पेस क्राफ्ट, स्पेस वॉर करने के लिए, या फिर अपने जो हथियार हैं वो वहाँ भेज रहा है स्पेस के अंदर। तो क्या हो रहा है, वो डिस्ट्रॉइंग करने के लिए, मतलब कि रोबोट्स को इतना ज़्यादा हाईटेक बना दिया गया है कि वो अपने अंदर हथियारों को भी स्टोर कर रहे हैं और वो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो वो कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसके 7 कंपोनेंट्स है जो भैया हमें चाहिए ही चाहिए रोबोट्स के अंदर। क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले होता है हमारा पावर सप्लाई। हमें अगर रोबोट्स को बिजली ही नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हो गया आपका पावर सप्लाई, एक कंपोनेंट। दूसरा होता है एक्चुएटर्स। एक्चुएटर्स का काम क्या होता है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है जो कि एक्चुएटर्स क्या होते हैं, आउटपुट देते हैं, राइट। जैसे हमने कई सारे जो हमने पीछे एजेंट्स पढ़े हैं, तो एजेंट्स के अंदर क्या होता है, जो एक्चुएटर होता है वो एनवायरनमेंट के साथ क्या करता है, एनवायरनमेंट को आउटपुट देता है, राइट। सेंसर से इनपुट मिलता है, एक्चुएटर से, एक्टिवेटर्स भी बोल सकते हैं इनको, तो उससे आउटपुट मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर, AC DC, इलेक्ट्रिक मोटर तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो हाथ पैर होंगे रोबोट के उसको चलाने के लिए तो एक इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारी मसल वायर्स। मसल वायर्स मतलब कि जो हमारे वायर्स जो हमारे थोड़ी सी बिल्डअप करेंगे मसल्स को, क्योंकि जो हमारी वायर्स होंगी वो मोटी होंगी, राइट। तो यहाँ पे मसल वायर बोल दिया गया है इनको, नहीं तो होती सिंपल वायर्स ही हैं। सेंसर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर बाई चांस अगर सेंसर्स ही नहीं होंगे तो वो कंप्यूटर विजन कैसे करेगा, सुनेगा कैसे, पता कैसे लगाएगा कि आगे कुछ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, पीछे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है न्यूमेटिक एयर मसल्स। न्यूमेटिक एयर मसल्स के मतलब क्या है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो एयर वेंट्स की आप बात कर सकते हो कि एयर वेंट्स जो हैं रोबोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, नहीं तो वो हीट अप हो जाएंगे एंड वो काम नहीं करेंगे सही से।
फिर उसके बाद आता है पीजियो मोटर्स एंड अल्ट्रासोनिक मोटर्स। अल्ट्रासोनिक मोटर्स कौन सी मोटर्स होती हैं कि जो आपको जो हेल्प करती हैं कि जो हमारा रोबोट है वो स्टेबली चल पाए, ठीक है। अल्ट्रासोनिक मोटर्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं और इसी वजह से उनको यूज़ किया जाता है जब मूवमेंट करना होता है, ठीक है। अब अगर आप सिंपल सी मोटर लगा दोगे कोई, वो तो इतना वजन नहीं उठा पा रही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि उसके अंदर एक एक्सेल होता है। एक्सेल जो होता है अगर आपने ज़्यादा वजन उसके ऊपर डाल दिया तो वो घूम जाएगा, वापस से रिवर्स डायरेक्शन में घूम जाएगा या फिर सामान को उठा नहीं पाएगा। तो उस केस में आपको एक अल्ट्रासोनिक मोटर चाहिए होती है जो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, जो मूवमेंट करने में रोबोट को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, स्टेबलाइज्ड रखती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट्स। ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो चलिए एआई को पढ़ते हैं। सबसे पहले एआई और रोबोट के बीच में ज़रा डिफरेंस देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट के बीच में डिफरेंस क्या है। ऑपरेट ऑन कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्क, मतलब कि एक कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्क काम, मतलब जो कंप्यूटर होता है उसके ऊपर काम करता है, लेकिन जो रोबोट होता है वो फिजिकल एंटिटी होती है, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर काम करती है, ना कि एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, जबकि जो रोबोट्स हैं वो रियल वर्ल्ड के अंदर है। एग्जाम्पल आप सोफिया लिख सकते हो, ठीक है। सोफिया एक रोबोट है और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इस टाइम पे रियल वर्ल्ड में भी काम कर रही है, ठीक है। इनपुट इज एआई की बात करें तो इनपुट इज इन सिंबल एंड रूल्स। जो इनपुट होता है इसके अंदर वो सिंबल्स और रूल्स के तौर पर पे होता है, और वहीं जो रोबोट होते हैं उनके जो सिग्नल होते हैं, इनपुट होते हैं, वो एनालॉग सिग्नल होते हैं और उनको वो या फिर वेव सिग्नल होते हैं या फिर इमेजेस होती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि अल्ट्रासोनिक मोटर्स इसके अंदर यूज़ हो रही है, तो कुछ ना कुछ फीचर तो होगा अल्ट्रासोनिक वाला जब इसके आगे वर्ड जुड़ा है अल्ट्रासोनिक। उसके अलावा इसके अंदर एनालॉग सिग्नल्स, जैसे कि ये साउंड वेव्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, वो एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। इमेज कैसे कि कंप्यूटर विजन हो गया हमारा एक एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो अगर उसकी आंखें नहीं होंगी, उसके अंदर अगर कैमरे नहीं लगे होंगे तो वो आगे की चीज़ों को देख नहीं पाएगी, एनालाइज नहीं कर पाएगी कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये वाली चीज़ें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो पर्पस होता है कंप्यूटर्स टू ऑपरेट ऑन, कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो किस पर्पस के लिए ऑपरेट करे जाने वाले हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर होता है। वहीं जो रोबोट होते हैं उनको एक स्पेशल हार्डवेयर चाहिए होता है, सेंसर्स चाहिए होते हैं, इफेक्टर्स चाहिए होते हैं, जो कि इस रोबोट को बनाने के लिए हेल्प आउट करते हैं। अगर बाई चांस हमने उसे वो स्पेशल हार्डवेयर नहीं दिया तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। आप जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि गूगल असिस्टेंट जो है वो 5,000 रुपये वाले हार्डवेयर पे भी आता है, साथ ही साथ 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये वाले हार्डवेयर पे भी आता है। तो हार्डवेयर की कोई भी दिक्कत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज सच नहीं होती है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो नीड पड़ेगी, लेकिन जो बेसिक है गूगल असिस्टेंट तो भैया हर फ़ोन के अंदर पाया जाता है। अगर हम आईफोन की बात करें तो आईफोन के अंदर तो सीरी होता ही होता है, चाहे वो आप कोई से भी जनरेशन का फ़ोन लीजिए आईफोन 5 के बाद, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा रोबोट एंड एआई टुगेदर। अब हमने डिफरेंस तो देख लिया, अब साथ ही साथ देख लेते हैं कि रोबोट और एआई साथ में मिलकर के क्या धूम मचा सकते हैं। एआई जो होता है वो रोबोट को एक कंप्यूटर विजन देता है नेविगेट करने के लिए, सेंस करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए। मतलब कि रोबोट एआई के बिना अधूरा है। अगर रोबोट के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होगा तो रोबोट ना तो विजन कर पाएगा, ना तो कोई टास्क कर पाएगा, ना डिसीजन ले पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रोबोट नहीं कर पाएगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुआ तो। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो आप इसको कर लीजिएगा। इसके अंदर क्या है कि एआई जो है वो रोबोट्स को विजन देता है। विजन देने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर विजन, जैसे कि हमें पता है कि एआई का एक एप्लीकेशन है तो जो चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे हमारा फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ठीक है, तो वो भी एक विजन की तरह पे आप ले सकते हो, ठीक है। हमारे गूगल लेंस हो गया, गूगल लेंस भी एक विजन के अंदर आता है। चीज़ों को कितना स्मार्टली वो एनालाइज कर लेता है कि हाँ आपने इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकता है। गूगल असिस्टेंट के कुछ फीचर्स हैं ये, ठीक है। सेंस करना और कैलकुलेट करना, ठीक है। AI मेक्स टू लर्न हाउ परफॉर्म टास्क। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो रोबोट को हेल्प आउट करता है कि टास्क को किस तरीके से किया जाए। अब आप देखोगे ना, क्रोनोलॉजी देखोगे तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब AI रोबोट को ज़रूरत है AI की, ठीक है। अगर रोबोट के पास AI नहीं होगा तो फिर रोबोट काम नहीं करेगा। अगर बाई चांस AI के पास मशीन लर्निंग नहीं होगी, ML नहीं होगा, तो फिर वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता। जो चीज़ें उसके पास हैं बस उतनी नॉलेज के अंदर वो रह जाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा,
ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आप इन चीज़ों को बिल्कुल अपने सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, बिल्कुल एग्जामिनर को बता सकते हो कि हाँ भैया मुझे ये भी नॉलेज है, सब बता दो उसे, जो भी आप पढ़ के गए हो ना सब बता दो उसे, ठीक है। चाहे वो पूछे नहीं पूछे, बताना जरूर है कि मैं पढ़ के आया था, आपने पेपर में नहीं दिया, इसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन आया है, मेरे को आता है। ये काम करना सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, या फिर आपको कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं तो फिर आप उसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लेते तो भैया सिंपल सी तीन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग और स्पेशलाइज्ड। वीक का हमें पता है कि जो कमांड्स होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, या फिर हम कहें प्री डिफाइंड होते हैं कि पहले से ही कोडर ने जो है वो लिख दिए हैं कि अगर सामने वाला इंसान ये बोले तो ये रिप्लाई कर देना। वो होता है सी और एलेक्सा के अंदर। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वो अपना डिसीजन खुद लेते हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इंटरनेट कार्स, मतलब कि एक तरीके से इसके अंदर एक तरीके से आप कह सकते हो रेनफोर्समेंट जो लर्निंग है उसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो ह्यूमन की तरीके से सोचते हैं। और जब आप ड्राइविंग कर रहे हो कार की, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे तो आना ही आना है रेनफोर्समेंट लर्निंग, क्योंकि वो इंसानों की तरह ही सोचता है। स्पेशलाइज्ड एआई की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ये स्पेशलाइज्ड टास्क करने के लिए काम आता है। जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि कूड़ा उठाने के लिए या फिर काम करने के लिए या फिर कहीं पे जाने के लिए ड्रोन्स जो होते हैं उनका स्पेशल टास्क होता है, उड़ने का काम होता है, ठीक है। जो हमारे वॉर्स के अंदर रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं वो अलग होते हैं। तो क्या होता है, ये एग्जांपल ले सकते हो आप मिलिट्री रोबोट्स का ले सकते हो, या फिर इंडस्ट्रियलाइज्ड रोबोट्स का ले सकते हो एग्जांपल। तो ये हो गए हमारे कुछ टाइप्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तीन ही हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग एंड स्पेशलाइज्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है रोबोट लोकोमोशन। रोबोट लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन हमने कहीं पढ़ा था, लोकोमोशन, राइट। लोकोमोशन का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ मूविंग, मतलब किस तरीके से जो रोबोट है वो मूव कर सकता है। तीन तरीके हैं रोबोट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के। सबसे पहला है लेग्ड लोकोमोशन, दूसरा है व्हील्ड लोकोमोशन और तीसरा है स्लिड या फिर स्किड लोकोमोशन। लेग्ड लोकोमोशन जैसे हम समझ पा रहे हैं, हमारे पास भी पैर हैं, ह्यूमंस के पास पैर होते हैं, एनिमल्स के पास भी पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, लेग्ड लोकोमोशन है, मतलब कि ये चल सकता है, जंप कर सकता है, होप कर सकता है, क्लाइंब अप कर सकता है, और भी बहुत कुछ जो भी इंसान अपने पैरों से कर सकता है वो भी रोबोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हील्ड लोकोमोशन की बात करें, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोटर्स, इसको 4 मोटर चाहिए होती है, मतलब 4 तो बेसिक है लेकिन उससे भी ज्यादा मोटर्स इसको चाहिए हो सकती हैं व्हील्ड के अंदर, ठीक है। व्हील्ड के अंदर हम कनेक्ट कर लिए कि हाँ पहिए हैं भैया, इसके अंदर पहिए हैं, ठीक है, पहियों की हेल्प से ये लोकोमोशन करने वाला है। तो 4 टाइप के हमारे सिलेबस के अंदर पहिए हैं। सबसे पहला है स्टैंडर्ड व्हील, जो नॉर्मल व्हील्स होते हैं वो, फिर आते हैं कैस्टर व्हील्स, फिर उसके बाद आते हैं स्वीडिश या फिर 45 डिग्री स्वीडिश 45 डिग्री और 90 डिग्री व्हील्स, फिर उसके बाद आते हैं बॉल और स्फेरिकल व्हील, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हमारा थर्ड लास्ट जो लोकोमोशन का टाइप है वो है स्लिड या फिर स्किट लोकोमोशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे टैंक होता है ना, टैंक, उसके अंदर जैसे एक चेन बंधी हुई होती है 2 टायरों के बीच में, तो उस टाइप का इसके अंदर सिस्टम होता है कि जो हमारे 2 टायर हैं, 2 व्हील्स होंगे एंड उनके ऊपर एक चेन लगी होगी जैसे टैंक के अंदर लगी हुई होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 5 का फुल एक्सप्लेनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो होप सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। दोस्तों प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और साथ ही साथ 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो भैया जरूर कर लेना। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं करने आपको, 2 नंबर 2 मार्कर्स जो क्वांटम बुक के अंदर दिए गए हैं उन्हें आप कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि 20 नंबर आपके वहां से पक्के हैं, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।